चलिए, आज से आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेक्शन ह्यूमन ज्योग्राफी। स्टार्ट करिए, हेडिंग डालिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो मेंस का टॉपिक होता है वो टॉपिक है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। बहुत सारे बच्चों को मैंने उस दिन अनाउंस किया था कि ज्योग्राफी स्टार्ट होगी तो उनको क्या लग रहा कि वापस से वही चलेगा। क्या एक होता है ना हिमालय और वो सब चीज़ें होती हैं, नहीं होता तो सर वही पढ़ाएंगे, क्या ज़रूरत है आने की। अब कहानी ख़त्म, मतलब कम से कम 130-140 नंबर का कंटेंट स्टार्ट हो रहा है आपका और वो चीज़ें कभी पढ़ी नहीं। हिमालय वो सब चीज़ें किस में आती हैं? अब प्री में। ठीक है, तो हेडिंग डालिए ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में कुछ पॉइंटर समझते हैं। सबसे पहले लिखो, इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ रेड जेल। इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ रेड जेल, RATZEL, रेड जेल। रेड जेल कॉन्सेप्ट किसने दिया था? रेड जेल नाम के ज्योग्राफर थे। रेड जेल, it is a synthetic study of relationship between human and earth. It is a synthetic study between the relationship of human and earth. इंसान और अर्थ के बीच का जो रिलेशन होता है उसकी स्टडी को कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। दूसरा पॉइंट, इट इन्वेस्टिगेट the complex interaction between physical world, the complex interaction between physical world and socio-cultural context. socio-cultural context पे काम होता है। socio-cultural context पे पढ़ोगे अभी, नाम से ही ह्यूमन ज्योग्राफी है तो पता ही चल रहा होगा कि इसका मतलब क्या होता होगा, इंसान की स्टडी करना। ठीक है, चलो दूसरा हो, नेक्स्ट पॉइंट जो भी मतलब डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी। डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी में क्या डिफरेंस होता है? ऑब्वियस बात है, नाम से ही पता चल रहा है। पहली क्या है आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी और दूसरी क्या है आपकी फिजिकल ज्योग्राफी। सेकेंड इज फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब होता है मानव भूगोल और फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब होता है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल, ठीक है। मानव का मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड अर्थ, पृथ्वी और मनुष्य का संबंध। और फिजिकल में बेसिकली स्टडी किसकी होती है? अर्थ की। ठीक है, तो अर्थ का स्ट्रक्चर क्या होता है? अर्थ जमीन, और जमीन के नीचे वाला सेक्शन तुम्हारा कहलाता है किसमें? इस वाली ज्योग्राफी में, फिजिकल में, इसमें। और अर्थ के ऊपर जो इंसान और जमीन है उसका संबंध कहलाता है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी में। ठीक है, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट आइए, तो डिस्टेंस आपका मतलब डिफरेंस आप बेसिकली कवर कर लेंगे। हेडिंग डालिए थ्योरीज। थ्योरी, कौन सी थ्योरीज काम आती है? ध्यान से, मेंस के लिए थोड़ा सा ये भी मैंने कुछ दिन की बात आपको बताया कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग इसका कवर करेंगे, साथ में ऑप्शनल का भी चीज़ें मोटा मोटी समझ में आती है। तो दो तरीके की चीज़ें इसमें कवर होती हैं, दो थ्योरी आती है। थ्योरी डैश करके लिखो, आप लिख लो ह्यूमन इन्वायरमेंट, बिटवीन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट। मानव और इन्वायरमेंट के बीच की थ्योरी क्या कहलाती है? मानव और पर्यावरण के बीच की थ्योरी क्या कहलाती है? इस थ्योरी को हम लोग दो पार्ट में समझेंगे या दो हिस्सों में समझेंगे। पहला लिखो, पहली थ्योरी कहलाती है डिटरमिनिज्म। डेटरमिनिज्म, डेटरमिनिज्म का मतलब होता है निश्चयवाद। डिटरमिनिज्म का मतलब क्या होता है? निश्चयवाद। निश्चयवाद का मतलब समझ रहे होगे कि हर चीज क्या है? फिक्स है। इस थ्योरी के अंदर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। लिखो, आप अपने हिसाब से लिखते चले, एवरीथिंग इज फिक्स्ड, एवरीथिंग इज फिक्स्ड, एवरीथिंग इज फिक्स्ड बाय द नेचर। एवरीथिंग इज फिक्स्ड बाय द नेचर। नेचर द्वारा हर चीज क्या है? फिक्स है। डैश ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी इंसानी गतिविधियां, बिलीफ विश्वास, ऑक्यूरेंसेस जो चीजें मिलती हैं,
ऑक्यूरेंसेस, ठीक है। मतलब निश्चयवाद समझते हो, सिंपली भाषा में जो लोग, ऐसे लोग आप मान के चलो जो लोग भाग्य के भरोसे हैं कि हर चीज, जैसे आप में से हैं कि हर चीज, जैसे लोग कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार हर चीज लिखी हुई है, तो हर चीज लिखी हुई है, कुछ ऐसी थ्योरी पे काम, कुछ लोग कहते हैं कि हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। दो अलग अलग लोग आपको मिलेंगे। आप किस में बिलीव करते हैं डजेंट मैटर, पॉइंट है कि हर चीज फिक्स है। आपको क्या लगता है हर चीज फिक्स है? भाई क्या पता जो चीज आप कर रहे हो वो फिक्स हो, या जो आप कर रहे हो जो चीज आउटपुट निकले वो फिक्स हो। तो दोनों थ्योरी पे हमें समझना पड़ता है। तो इस थ्योरी के जो सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडर का नाम लिखिए, गिवन बाई, कॉन्सेप्ट इज गिवन बाई रेडजेल। इसी कॉन्सेप्ट को दिया था रेडजेल। रेडजेल ठीक है। तो पहला हो गया डिटर्मिनिस्ट की थ्योरी होती है। दूसरी थ्योरी कहलाती है पॉसिबिलिज्म, संभववाद। पॉसिबिलिज्म की थ्योरी कहलाती है आपकी संभववाद। पॉसिबिलिज्म, संभववाद। इसका मतलब लिख लो, पॉसिबिलिज्म का मतलब क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, लिखो। इट एम्फेसिस, ये फोकस करता है, इट एम्फेसिस, ये फोकस करता है डैश इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस पे, ओवर द एनवायरमेंट रेस्ट्रिक्शंस, ओवर द एनवायरमेंट रेस्ट्रिक्शंस, एनवायरमेंट रेस्ट्रिक्शन की थ्योरी पे फोकस करता है, ओवर द एनवायरमेंट रेस्ट्रिक्शंस। संभववाद का समझ गए मतलब, मीनिंग क्या हुआ, पॉसिबिलिटी है किसी चीज की। ये इन दोनों बिल्कुल अगेंस्ट हो गया कि नहीं हो गया? ये दोनों, एक चीज क्या है ये फिक्स है, और ये चीज क्या है पॉसिबिलिटी, हो सकता है चेंज हो जाए। तो ये दोनों थ्योरी पे काम करते हैं। इन्हीं दोनों थ्योरी पे पूरी ह्यूमन ज्योग्राफी घूमेगी, आपकी पूरी ह्यूमन ज्योग्राफी चलेगी, ठीक हो। अब पहली वाली चीज है कि हर चीज फिक्स है। डिटर्मिनिज्म क्या कहता है कि हर चीज फिक्स है। इसका मतलब हर चीज किसने फिक्स की है? नेचर ने। और यहां पे हर चीज नेचर ने फिक्स नहीं की है, यही तो बात है, लॉजिक बात है। इसका मतलब क्या हम नेचर को बदल, देखो एक तो नेचर ने हर चीज फिक्स कर दी है, पहली थ्योरी। दूसरी चीज, क्या हम लोग नेचर को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा चेंज हो सकता है नेचर। पोल्यूशन फैला ही रहे हो तो भाई चेंज हो रहा है। तो उस थ्योरी को एक नया कॉन्सेप्ट निकल करके आता है, न्यू थ्योरी निकल के आती है इसमें, उसको बोलते हैं नियो डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म, मीनिज्म, नवनिश्चयवाद, ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है। न्यू डिटर्मिनिज्म, नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद, नवनिश्चयवाद का मतलब क्या हुआ? सिंपल बात हुई, लिखो। ह्यूमन हैज द पावर, ह्यूमन हैज द पावर टू चेंज द नेचर, टू चेंज द नेचर according to its need, according to its need. It means the environment has a significance, environment has a significance role in human life, significance role in human life, in human life. But in context of technological advancement के नाते human has also some impact on environment. ह्यूमन भी टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एनवायरमेंट पे क्या कर रहा है? इंपैक्ट कर रहा है, इंपैक्ट ऑन एनवायरमेंट। ह्यूमन कैन इम्पैक्ट, नहीं क्या था, यही था जिस उन्होंने कंप्लीट किया। जो देखो भाई क्या पूछ रहे हैं, ह्यूमन कैन इम्पैक्ट टेक्नोलॉजिकली, क्या है इंपॉर्टेंस? ह्यूमन कैन इम्पैक्ट द नेचर। ओके, अच्छा समझ गए। मतलब नेचर अगर इंसान के ऊपर इंपैक्ट डाल रही है, डालती है हमारे ऊपर नेचर, सर्दी गर्मी हो ही रही है, बट हम टेक्नोलॉजी के नाते नेचर के ऊपर इंपैक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो दोनों एक दूसरे के ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है। आप नेचर में उतना बदलाव करिए जिस बदलाव से नेचर में कोई खास दिक्कत ना हो, तो बहुत बढ़िया। नेचर आपके ऊपर बदलाव कभी भी गलत नहीं करती है। सर्दी गर्मी बारिश तीनों जरूरी है,
जिन जगहों पे केवल सर्दी पड़ती है साइबेरिया, जिन जगहों पे केवल गर्मी पड़ती है सहारा, साल भर, तो वहां का हिसाब किताब आप चेक कर लीजिए क्या होता है। वैसे में रहन सहन भाई देखो बिल्कुल डेवलपमेंट, आप ना तो साइबेरिया बहुत डेवलप है, बहुत क्या बिल्कुल डेवलप नहीं है, पूरा रेगिस्तान, और सहारा तो रेगिस्तान है ही, कोल्ड डिजर्ट, वार्म डिजर्ट, समझ रहे हो। तो ऊपर वाले ने एक सिस्टम बना रखा है जिसको हम लोग नेचर बोलते हैं, उस नेचर के हिसाब से होता है। हाँ, हम नेचर को अपने हिसाब से चेंज करते हैं। एग्जाम्पल है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी टेक्नोलॉजी की बेसिस पे नेचर बदल जाती है। ये टेक्नोलॉजी कई बार लिमिट के बाहर चली जाती है तो नेचर का नुकसान कर देती है, वरना टेक्नोलॉजी का कोई ऐसा यूज बताओ जो नेचुरली बेनिफिट हमें दे रहा है। कोई एग्जांपल बताओ, टेक्नोलॉजी का यूज जो नेचर में हमने चेंज किया उसका हमें फायदा मिल रहा। इरिगेशन के लिए कैनाल, हाँ कुछ हद तक ठीक है। जितनी भी हमारी रीन्यूएबल एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब नेचर के, तो हमने टेक्नोलॉजी का यूज करके किया, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे हो। तो इसीलिए जो नया कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है ये वाला पढ़ना होता है। बहुत फेमस क्वेश्चन बनते हैं मेंस के इसमें कि आखिर, क्योंकि देखो हर चीज फिक्स है, ये थ्योरी भी गलत है, हर चीज हम चेंज कर सकते हैं, ये भी गलत है। भाई ऊपर वाले हैं, ऊपर वाला नहीं है, ये दोनों बातें गड़बड़ा जाएंगी। है कंपलसरी तो जबरदस्ती आपने कर दी, नहीं है तो भी गड़बड़ होगी। जो लोग मानते हैं उनकी श्रद्धा बिगड़ गई। तो सीधी बात है, कुछ लोग माने कुछ लोग नहीं माने। जैसे जिसका सेम कहानी, नेचर इंपैक्ट कर सकती है, बिल्कुल करती है, इंसान भी करता है, बिल्कुल करता है, बट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ठीक होगी बात, ये बहुत ध्यान रखना क्योंकि जरूरत पड़ेगी इसकी आगे। ठीक है, डालो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन्स, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। और समझ रहे हो वर्ड मेंस के हिसाब से। पहला वर्ड है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन पहला वर्ड है, क्या होता है लिखो। ह्यूमन का नेचुरलाइजेशन का मतलब समझ में आया? अरे यार, ह्यूमन को नेचुरलाइज करना, इसका मतलब क्या हुआ? मानव का प्राकृतिकरण, यानी इंसान को नेचर के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, वही तो कहलाएगा। लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस सिद्धांत के अनुसार, व्हेन ह्यूमन अडॉप्टेड टू नेचर फोर्सेस, ह्यूमन अडॉप्टेड टू नेचर फोर्सेस, मानव नेचर के फोर्स को अडॉप्ट कर लेता है, अडॉप्टेड टू नेचर फोर्सेस, नेचर फोर्सेस। समझ के बात को? बोले इंसान ने नेचुरल फोर्स, ये 2017-19 मेंस का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ये मतलब इंसान ने प्रकृति को अपने हिसाब से बदला, प्रकृति ने इंसान को अपने हिसाब से बदला। दोनों में से कौन सा कॉन्सेप्ट काम करेगा? एक तरफ है नेचर, दूसरी तरफ है ह्यूमन, यही तो दो चीजें हैं। ध्यान से, पहली कंडीशन है, अगर मैं ऐसे साइन लगा देता हूं, नेचर ने ह्यूमन को बदला और ह्यूमन ने नेचर को बदला, यही तो चीजें हो रही हैं। तो अगर नेचर ने ह्यूमन को बदला तो इस वर्ड को बोलेंगे जो आपने लिखा हुआ है, नेचर ने ह्यूमन को बदला, यानी ह्यूमन का क्या हुआ? नेशनलाइजेशन हो गया कि नहीं हो गया? डोमिनेंस फैक्टर इसमें नेचर कर रही कि नहीं कर रही? लिखो, इट मींस हियर द डोमिनेंस फैक्टर ऑफ नेचर इज विजिबल। यहां पर नेचर का डोमिनेंस फैक्टर विजिबल होता है, दिखता है, विजिबल। ठीक, वही दूसरी हेडिंग, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, प्रकृति का मानवीकरण। क्या लगता है ये पॉसिबिलिज्म की? अच्छा ध्यान से, ये जो पहला वाला सिद्धांत है, ध्यान से, फर्स्ट थ्योरी जो आपने ये वाली पढ़ी, ये वाली थ्योरी क्या ये डिटरमिनिज्म को प्रमोट कर रही है? हाँ या ना? नेचर इंसान को बदल रही है तो हर चीज फिक्स है ना, तभी तो नेचर इंसान को चेंज कर पा रही है अपने अकॉर्डिंग। हर चीज नेचर के हिसाब से फिक्स है, ये क्या होती है? डिटरमिनिज्म। इंसान नेचर को बदल सकता है अपने अकॉर्डिंग, यही तो पॉसिबिलिज्म है। संभववाद है कि नहीं है? संभावना है, समझ रहे हो? ध्यान रखना, ये थोड़ा सा यहां पे ह्यूमन नेचर को, दूसरा क्या लिखियो, वर्ड क्या लिखियो? ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। देखो, हियर डोमिनेंस फैक्टर इज ह्यूमन, हियर डोमिनेंस फैक्टर इज ह्यूमन एंड it can change nature, it can change nature accordingly, it can change nature accordingly. This is also called possibilism. ये संभववाद का सिद्धांत कहलाता है आपका।
दिस इज कॉल्ड पॉसिबिलिज्म, संभववाद का सिद्धांत कहलाता है, ध्यान से, ठीक है। अभी पीछे मैंने आपको एक थ्योरी दी थी, न्यू डिटर्मिनिज्म, याद है? नवनिश्चयवाद, न्यू डिटर्मिनिज्म वाला थ्योरी याद है? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है, एक व्यक्ति है, उनका नाम है ग्रिफिथ टेलर, जिन्होंने इस थ्योरी को दिया है, ग्रिफिथ टेलर, इन्होंने इस थ्योरी को दिया है, ग्रिफिथ टेलर, नवनिश्चयवाद, नवनिश्चयवाद। ध्यान से, इस थ्योरी के हिसाब से इन्होंने बोला है स्टॉप एंड गो, ये रट जाना प्रीलिम्स के लिए, स्टॉप एंड गो थ्योरी कहलाती है इनकी, रुको और जाओ, ये थ्योरी कहती है। रुको और जाओ को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो स्टॉप का मतलब क्या हुआ? रुको, रुको, रुक के बाद आप उस सामान का यूज करो, किस सामान का? नेचर का, और अगर आपका काम खत्म हो गया तो फिर क्या करो? जाओ। ये इस थ्योरी का एक्सप्लेनेशन है। यहां पर एक दूसरी चीज भी हो सकती है, वो होता है, एक ये थ्योरी हो गई, दूसरी है, पहली स्टेप सेम है, रुको, दूसरा यहां पे ये है वेस्ट, और तीसरी क्या है? सेकंड, थर्ड सेम। कुछ समझ में आ रहा है दोनों में थ्योरी में? भाई नेचुरल जो रिसोर्सेज है वो सबके लिए हैं, आपको जितना चाहिए आप उतनी नेचर को यूज करो, जरूरत जितनी है, और बाकी अगर जरूरत नहीं है तो आप निकल जाओ चुपचाप। तो ये पहली थ्योरी ग्रिफिथ टेलर की है, कम से कम 20 बार पूछी हुई है प्री और मेंस में। न्यू डिटर्मिनिज्म क्या कहलाती है, नवनिश्चयवाद क्या कहलाता है, ग्रिफिथ टेलर क्लियर हो गया। वेस्ट करने का मतलब है, लोग कहते हैं थाली में उतना ही लो जितना खा सको। अगर आपने ज्यादा लिया, एग्जाम्पल लीजिए 100 ग्राम चावल शादी के खाने में, और उस शादी में 1000 लोग आए हैं खाने के लिए, 1000 लोग 100 ग्राम ज्यादा चावल लिए, एग्जाम्पल, कितना चावल एक्स्ट्रा हुआ? 1000 गुणे 100 ग्राम, 1000 यानी 3 जीरो, 100 के आगे 2 जीरो, यानी 1 लाख ग्राम, 1 लाख ग्राम डिवाइड बाई 1000 यानी 100 केजी चावल, 100 केजी मतलब 1 कुंटल, 1 कुंटल चावल एक शादी में एक्स्ट्रा वेस्ट हो गया। ये 1 कुंटल चावल को उगाने में नेचर ने कितना यूज किया होगा? चीजें दी होंगी, पानी, मिट्टी, धूप लगा होगा नेचर का। तो इतनी सारी चीजें लगने के बाद भी अगर आपने 1 कुंटल चावल, 1 क्विंटल वेस्ट किया, ध्यान से, गाजियाबाद में कुल मिलाकर जब शादियों का सीजन होता है तो कितनी शादी होती है, जरा समझो। एग्जाम्पल 1000, कमी है 1000, पूरे इंडिया में कितनी शादी होती है सीजन वाइज? इसमें देखा था 24 लाख का डेटा था, 24 लाख शादियां थी। जरा समझो, मैं आपको थ्योरी क्या समझा रहा हूं, सोचिए, 24 लाख हो गया, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख गुणे कितना? 1 किलो था ना, 100 किलो, 100 किलो, इतना चावल इंडिया में एक शादी के सीजन में वेस्ट हुआ। कितना है ये? 2 करोड़ 40 लाख, 2 करोड़ 40 लाख किलो चावल आपने वेस्ट कर दिया, नाली में बहा होगा, सीवर में बहा होगा, या 2 करोड़ 40 लाख किलो चावल को यूज करने में नेचुरल सोर्सेस ने तो कोई घपलेबाजी नहीं की, उसने तो चावल उगा के आपको दिया, आपने हरकतें कर दी। तो वही जो आपकी हरकतें हैं उसी को रोकने के लिए ग्रिफिथ टेलर साहब थ्योरी लेके आते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टॉप एंड गो थ्योरी, बहुत फेमस थ्योरी है, ठीक है। इन्होंने बोला रुको, जितना यूज करो, क्योंकि आने वाली पीढ़ी आपको बहुत गाली देगी अगर आपने उनके लिए रिसोर्सेज नहीं छोड़े। जैसे भारत में सोना खत्म है, इंडिया में गोल्ड जो है, जहां से माइनिंग होती थी गोल्ड की, वो गोल्ड माइनिंग खत्म हो चुकी है, ऑलमोस्ट खत्म है। डायमंड खत्म है, केजीएफ वगैरह आपने देखी मूवी हुई, तो कोलार वहां पे निकलता था। अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया सोने के मामले में 19वें नंबर पर है, 19। आप एक जमाना था, आपने सुना होगा सोने की चिड़िया, अच्छा खासा गोल्ड था भारत के पास, आज भारत 19th नंबर पर है। इसका मतलब 20वें नंबर पर हम आ चुके। एक जमाने में हम टॉप पे थे, इसका मतलब इतना ज्यादा यूजेस किया गया होगा। किसने किया डजंट मैटर। आज से 100 साल बाद जीरो गोल्ड मिलेगा इंडिया में, तो उस समय की जो जनरेशन होगी, तो ऑब्वियस बात है जब जीरो गोल्ड होगा, अभी गोल्ड हमारा 2 लाख रुपए पहुंच रहा है, तो आज से 100 साल बाद आप खुद समझ रहे हो क्या होगा गोल्ड। तो इमेजिन करो उस समय के जो लोग होंगे वो हम लोगों को कितना गाली देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो आप, सीधी बात है, मैं उतना एग्जांपल दे रहा, आप लोग जैसे अभी गोल्ड इतना, अब आप सोचते हो कि हमारे बाप दादा ने गोल्ड रखा होता, मजे आ जाता। 1 किलो गोल्ड 1950 में कितने रुपए का था?
उस गोल्ड का रखे होते आज आपकी निकल पड़ती। तो ये कहने वाली बात नहीं होती कि हमारे पापा मम्मी, हमारे जो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स उतना समझदार नहीं थे, जब फिर भी उनके पास थोड़ा बहुत रखे हैं, 100 साल बाद कहानी आप समझ रहे हो। तो इस थ्योरी को समझाने के लिए ग्रिफिथ टेलर साहब आते हैं और उन्होंने बोला कि अगर आपको अकॉर्डिंगली नेचर चलना है तो आप नेचर को करो, यूज करो जो तुमको लगता है, और उसके बाद कहां कर जाओ, शिफ्ट कर जाओ। ठीक, ये थ्योरी समझ गए, क्योंकि मेंस में कई बार हाइपोथेसिस लिखने के लिए आई है। समझ गए भैया? ठीक, तो इस पर लिखिए नंबर 1, क्वेश्चन बता देता हूं। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई ग्रिफिथ टेलर थ्योरी इज very much useful in modern world, very much useful in modern world। क्यों सबसे ज्यादा यूजफुल होती है? पहली चीज। दूसरी थिंग, डू यू थिंक दैट ग्रिफिथ टेलर थ्योरी is practical in modern world? प्रैक्टिकल इन मॉडर्न वर्ल्ड, प्रेजेंट वर्ल्ड में क्या ये प्रैक्टिकल है थ्योरी? क्या आपको लगता है ये प्रैक्टिकल है? तो आंसर है बहुत प्रैक्टिकल थ्योरी है, याद रखिएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशंस। थर्ड क्वेश्चन, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन according to Griffith Taylor, resources utilization according to Griffith Taylor dash fundamental concept of utilization of resources, fundamental concept of utilization of resources। do you agree? क्या आपको लगता है? क्या आपको लगता है? ठीक, डन। ये 3 क्वेश्चन थे ग्रिफिथ टेलर मेंस जीएस के लिए। नेक्स्ट आइए, हेडिंग डालिए, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी के पार्ट। जो ह्यूमन ज्योग्राफी होती है, जो कॉन्सेप्ट आप शुरू कर रहे हैं, उस ह्यूमन ज्योग्राफी के पार्ट्स, मतलब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है, ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या क्या कवर करना होता है। चलो, सबसे पहले होती है ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, यातायात भूगोल। नेक्स्ट होती है एनवायरमेंट ज्योग्राफी। नेक्स्ट होती है कल्चरल ज्योग्राफी, सांस्कृतिक भूगोल, कल्चरल ज्योग्राफी। नेक्स्ट होती है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। नेक्स्ट होती है अर्बन ज्योग्राफी। नेक्स्ट होती है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के डायमेंशन कितने होते हैं। नेक्स्ट होती है हेल्थ ज्योग्राफी, हेल्थ। और लास्ट होती है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ये आपकी ज्योग्राफी का हिस्सा होता है, ह्यूमन ज्योग्राफी का जो आपका सिलेबस होता है। सारा नहीं पढ़ना होता है, इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कवर करने होते हैं, बाकी आपका ऐसे रहता है। किसके अंदर क्या पढ़ना होता है मोटा मोटी समझ रहे हो? वैसे नाम से तो क्लियर हो रहा है, फिर भी एक राउंड लगा लेते हैं। ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, यातायात की बातें करनी होती है, तो यातायात में कौन कौन सी चीजें होती हैं? अरे सिंपल बात है, बोलो भाई, सीधी बात है। ट्रांसपोर्ट में क्या पढ़ना है आपको? रोडवे, रेलवे एंड एयरवे। अभी नया जो आ गया है वो है आपका वाटरवे। यही तो चारों ट्रांसपोर्ट आपको पढ़ने होते हैं, नोट करते चलिए। एनवायरमेंट में पढ़ना होता है इम्पैक्ट एंड नीड, प्रभाव। कल्चर में होता है, कल्चर में लिखिए, ये भी इम्पैक्ट ही पढ़ो कल्चर का, इम्पैक्ट ऑन ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में मेनली जो कवर करते हैं, मतलब आपका सिलेबस बता रहा हूं मैं,
इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अर्बन ज्योग्राफी में मेन कवर करना होता है रेजिडेंस, निवास। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में कवर करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन प्लस गवर्नेंस। किसके लिए? एनवायरमेंट के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें पॉलिटिकल में ज्योग्राफी में कहेगा तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या होती है समझने के लिए। तो पॉलिटिक्स जो है क्या भाई, सीधी बात है, कॉप समिट यानी एनवायरमेंट समिट वगैरह होती है, इसका इंपैक्ट तो पड़ता ही ना हमारे ऊपर, तो ये वो खेल है। ठीक है, नेक्स्ट हेल्थ। ऑब्वियस बात है, हेल्थ का मतलब इंपैक्ट, ये भी आपको पढ़ना है ज्योग्राफी का, हेल्थ का ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको कुछ पढ़ना है सिलेबस में तो यहाँ पे 3 है, तीनों पे कर दीजिएगा। पहला है पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्ट, एनवायरमेंट। ये आपका जो इकोनॉमिक वाला सेक्शन होता है ये प्री के लिए होता है। ठीक है, ये पॉलिटिकल जो सिनेरियो होता है ये स्पेशलाइज्ड मेंस के लिए होता है। और हाँ, ये अर्बन ज्योग्राफी। ठीक है, इसको और इसको साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो मैंने गोल गोल कर लिए और सर्कल में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके रेक्टेंगल वाले, ये आपको पढ़ने होते हैं, किसका क्या इंपैक्ट होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिए, एक बार ही पूछा है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की यूज क्या होता है, सिविल सर्वेंट को इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्यों पढ़नी है, ये क्वेश्चन है। सिविल सर्वेंट को इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्या यूज है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी समझ गए भाई, सीधी बात है, दुनिया भर में क्या चीज पैदा हो रही, कितनी पैदा हो रही, वही चीज इंडिया में क्या चीज है, कितनी पैदा हो रही है, तो पता तो होनी चाहिए कि नहीं। बिना पता कि आप कैसे गेस कर लोगे भाई। अगर आप समझ रहे बात को, आपके डिस्ट्रिक्ट की फेवरेट चीज क्या है, फेमस चीज, जो फेमस चीज का इंपैक्ट आपके डिस्ट्रिक्ट को पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करता है। मैंने बनारस बोला तो बनारस से आपके दिमाग में कोई चीज आई, क्या आया महादेव है? और ये लिख लिया था क्या? अब बोलिए। मणिकर्णिका घाट आपको समझ में आया, चलो ठीक बात है। ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो भाई आपके घाट बहुत अच्छे हो गए। चलो और कुछ ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अरे सीधी बात है, जिसको जीआई टैग मिला है, पान, साड़ी, बनारसी साड़ी होती है। तो अब ये साड़ी और पान, ये जीआई टैग स्पेशलाइज्ड, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी बनारसी पान जैसा टेस्ट, बनाने का तरीका, बनारसी साड़ी को बनाने का तरीका और जो उसके अंदर की टेक्निक यूज की जाती है, जो नहीं होता वो चीज आप बना कहीं भी सकते हैं, रजिस्टर्ड नहीं करा सकते। रजिस्टर्ड कराने के लिए आप बनारस की साड़ी ही हो। समझ रहे हो बात? जीआई टैग का मतलब समझते हो? जीआई टैग बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। इसका मतलब उस चीज के ऊपर जो राइट्स हैं वो वहीं के हैं जिन्होंने जीआई टैग लिया है। अपने अचीवर्स एकेडमी का जो लोगो है उस लोगो को मैंने कराया हुआ है कॉपीराइट। इसका मतलब अचीवर्स एकेडमी का लोगो कोई पूरी दुनिया में कोई यूज नहीं कर सकता। अगर यूज करेगा मेरी परमिशन से तो मुझे देगा रॉयल्टी। रॉयल्टी जानते हैं? ठीक। और अगर इलीगल तरीके से करेगा ना, मैं केस कर सकता हूं उसके ऊपर, सीधे मेरे पास कॉपीराइट्स हैं। समझ गए बात को? तो इसी तरीके से आपके अपने डिस्ट्रिक्ट का कुछ खास बात होगी, तो उस खास बात को अगर आप इंडिया के लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट की खास बात समझ जाए तो आपके लिए तो बहुत अच्छा रहेगा ना सिविल्स के लिए। इसलिए पूछा था स्पेशली, सोचो क्वेश्चन कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए सिविल सर्वेंट को। बाकी सारी भी तो थी, बट इकोनॉमिक ज्योग्राफी समझ में आ गया क्यों होगी, बिकॉज ऑफ द फैक्ट्स फेमस फॉर द डिस्ट्रिक्ट। क्लियर हो गया? ठीक है, हेडिंग डालिए, लिख लीजिए, आया हुआ तो लिखो। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का स्कोप क्या है? स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के स्कोप क्या क्या है? तो इसमें पहला है स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, विशिष्टीकरण, जो मैंने अभी आपको बताया, हर एक जो भी होते हैं उनका कुछ एक स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर होता है। स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी चीज, इकोनॉमिक जानने से आप रिसोर्स को यूटिलाइज करना सीख जाएंगे। समझ गए? थर्ड, इंडस्ट्रियल लोकेशन आपको आराम से समझ में आ जाएगी कि नहीं भाई। अगर आपको रॉ मटेरियल के बारे में पता चल गया तो आप वहां पे इंडस्ट्री लगाना सजेस्ट कर सकते हैं। तो किसकी हेल्प कर सकते हैं आप? गवर्नमेंट की,
सरकार तुमको नौकरी दी है, तुमसे पूछ रही है कि अपने डिस्ट्रिक्ट का पता करके बताओ, तुम अपने डिस्ट्रिक्ट का पता करके बता रहे हो कि साहब ये दिक्कत है। सही बात है। नेक्स्ट, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट होगा उसको भी आसानी से बता सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन इंपैक्ट। और पांचवा जो पॉइंट होता है इसमें वो होता है क्षेत्रीय विकास, रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल डेवलपमेंट, क्षेत्रीय विकास। ये सारी चीजें आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी समझ गए सारी चीजें भाई। हर स्टेट भाई इंडिया मैंने बताया कोल डेवलपमेंट करना है, कोल इंडस्ट्री लगानी है, कोयले को कोई मान लीजिए इंडस्ट्री लगानी है, तो कोयले की इंडस्ट्री लगाएंगे कहाँ, यूपी में लगाएंगे कि झारखंड में? भाई आपको कैसे पता झारखंड? समझ में आ गया, क्योंकि आपको रिसोर्सेज का पता है कि नहीं है। और रिसोर्सेज किस में पढ़ा आपने? इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। बस खेल समझ गए बात को। इसलिए इकोनॉमिक ज्योग्राफी सिविल्स के लिए काफी जरूरत पड़ती है। बट अच्छी बात यह है कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी मेंस में नहीं आती है, मेंस में कम आती है, नहीं कहूँ नहीं आती है, बट प्री के फैक्ट अच्छे आते हैं। तो इसके लिए फैक्ट्स होंगे कि किस देश में, इंडिया में किस स्टेट में क्या ज़्यादा क्या कम है, उसके फैक्ट्स होंगे, उसके प्रिंट आउट अवेलेबल है। ठीक है, तो प्रिंट आउट आपको मिल जाएंगे, छुट्टी होगी। ठीक होगी बात। चलो नेक्स्ट आओ, ये हुआ इकोनॉमिक ज्योग्राफी का कंटेंट। ग्लोबलाइजेशन इंपैक्ट पूछा हुआ है भाई मेंस में। एक बार पीछे भी वर्ड लिखे थे ना ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट एक बार पूछा हुआ कि क्या होता है। लिखिए, हेडिंग डालो, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो इसके अंदर मैं वही ग्लोबलाइजेशन के फैक्ट्स दे देता हूँ। ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ आपको। ठीक है तो पहला इंपैक्ट लिख लो, पहला होता है ग्लोबल इंटर डिपेंडेंसी। कुछ समझ में आया आपको? ग्लोबल इंटरडिपेंडेंसी का मतलब होता है वैश्विक आत्मनिर्भरता। एक दूसरे पर निर्भरता होती है कि नहीं होती इकोनॉमिक में? ये जरा वर्ड समझना, मेंस में ना यही सब वर्ड होते हैं जो मजा देते हैं आपके आंसर में। लगता तो है कि हाँ यार कुछ पढ़ लिख के आए हो, बात समझ रहे हो। आप पूरे प्रेजेंट टाइम में एक दूसरे पर निर्भर हैं, क्या आपको लगता है हम ही हम हैं? ऐसा नहीं है ना भाई। सीधी बात, आपको अगर कुछ खरीदना है तो आपको दुकान वाले के पास जाना पड़ेगा, दुकान वाले को घर चलाना है तो उसको ग्राहक चाहिए, तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हो गए कि नहीं, ये वो चीज कर रहा है। तो ग्लोबल इकोनॉमी का मतलब ग्लोबल इंटरडिपेंडेंसी समझ गए कि आपको सीधी बात है किस पे निर्भर होना होगा, यूएस पे किसी कॉज के लिए। और किस चीज के आप यूएस पे निर्भर हैं भाई? यूएस पर आप डिपेंड हैं किस पर्टिकुलर चीज के लिए? अरे मेरे को टेस्ला खरीदनी है, मैं यूएस पे निर्भर हूं। मेरे को चॉकलेट खानी है, मैं यूएस पे निर्भर हूं। नेस्ले कहाँ की है? यूएस की। तो आधे से ज्यादा चॉकलेट मार्केट किसकी है? नेस्ले की। नेस्ले अगर बोल दे कर को यूएस चली जाए तो वहां चली जाएगी वापस। सेम इंडिया के लिए कुछ, इंडिया का मैक्सिमम कॉन्सेप्ट यूएस पे होगा। आजकल इंडिया नहीं चला रहा यूएसए, देखा आपने? आईटी बाईटी सब कौन चला रहा? बट जितने भी यूएस में मेडिकल सेंटर हैं, जितने भी आईटी सेंटर, उसके हेड कौन है? इंडियंस। तो उन पर डिपेंड है कि नहीं है? तो ये होता है आपका ग्लोबल इंटरडिपेंडेंसी। क्लियर हो गया पहला वर्ड? डन। दूसरा वर्ड होता है मल्टीनेशनल फर्म, एमएनसी की आवश्यकता आपको पड़ती है। नेक्स्ट होता है डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट भी सही हो गया। डिजिटल इकोनॉमी समझ गए? बस सीधी बात है, डिजिटलाइज करना चीजों को लेकर के, ये भी आपका इसी के अंदर आता है। नेक्स्ट, वर्ड में जब हम चलेंगे तो वहीं से हमको समझ में आएगा ग्रीन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट। कुछ याद है? जब दुनिया भर के पास हम गए तभी तो हमें समझ में आया ग्रीन इकोनॉमी क्या होती है। याद है कुछ? ग्रीन जीडीपी वाला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, ग्लोबल सप्लाई इंपैक्ट। ग्लोबल सप्लाई इंपैक्ट का मतलब समझ में आ गया आपको? दुनिया भर में किस माल की ज्यादा खपत है, किस माल की कम खपत है। ये हम लोगों ने कैसे पढ़ा? इसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी के सेक्टर से। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? तो भैया ये सिस्टम काम करता है किसमें? इकोनॉमी के इंपैक्ट, उसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। ये वो है कि अगर किसी
हाँ, मतलब फाइनेंशियल बेसिस किसको कह रहे हो? ये जो आपने ये क्या है? ये है इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है उसकी आवश्यकता हमें क्यों है जानने की। वाई वी नीड टू स्टडी इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो वाई वी नीड में पीछे का कॉन्सेप्ट आपने देख लिया वो। अब जिस इकोनॉमिक ज्योग्राफी को हमने पढ़ा उस इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों जरूरी है। वाई इट इज, लिख लो क्वेश्चन का इस सर्कल के ऊपर, वाई इट इज नेसेसरी दैट ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज नीड टू स्टडी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ग्लोबलाइजेशन को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? तो भाई साहब इसलिए आवश्यकता है आपको पढ़ने के लिए। ठीक हो गई बात? इस पर्टिकुलर चीज के लिए हमें क्या करना होता है? पढ़ना होता है। सही बात है, यहां तक क्लियर हो गया? तो अब आया समझ में? तो अगर पूरे वर्ल्ड की तुमको इकोनॉमी पता होगी तो ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट आसानी से समझ जाओगे। ये सारे इंपैक्ट ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी तो है। ठीक बात? ठीक, क्योंकि हमारी इकोनॉमी यही चीजों को, इसी को कॉन्सेप्ट को हम कब लेके आए? 1991 का ही तो कॉन्सेप्ट है। उससे पहले यही तो सारी चीजें नहीं थी हमारे पास कि हमारी इकोनॉमी डूब रही थी। तो दुनिया के लिए हमने मार्केट खोला, काम बन गया आपका। ठीक हो गई बात? ये हिस्सा कहलाता है आपका सेक्शन फर्स्ट जो होता है वो आपका कंप्लीट होता है, विच इज कॉल्ड इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी।